વિરામ બાદ કોમોડિટી રિપોર્ટમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને હવે આપણે ખાસ કરીને કોટનની અંદર જે તેજી થઈ રહી છે એ અંગેની ચર્ચા કરવાના છે અને આ માટે આપણી સાથે જોડાયા છે એસપીપી ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ લિમિટેડના સીईओ ओपी गुलेया ने પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। गुलेया जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कॉटन के बढ़ते दाम के कारण हम सब देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में 20% तक का इजाफा हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इसका कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, हम क्या देखते हैं इसके ऊपर कि अभी तक तकरीबन 36 लाख बेल एक्सपोर्ट हो चुकी हैं कॉटन की, और इंडिया का टारगेट तकरीबन होता है 40 लाख बेल का इस साल। तो मोटे मोटी देखी जाए तो 4 से 5 लाख बेल और बची हैं जो हमारी एक्सपोर्ट होनी है। और जो मिनिस्टर जी ने कल जो 2 दिन पहले अपनी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाएंगे या उसको डिस्करेज करें। तो इससे इंडस्ट्री को तकरीबन 4 से 5 लाख बेल्स का फायदा होगा। लेकिन मेरा ये विचार है कि इससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है प्राइसेस पे, बिकॉज अभी भी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बेल की कंजम्पशन होनी है स्पिनर के द्वारा, और 1 करोड़ 20 लाख में 4 लाख 5 लाख से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। ये तब पड़ेगा जब कॉटन जो इंपोर्ट ड्यूटी हटी है, जब वो इंपोर्ट कॉटन इंडिया में आनी शुरू हो जाएगी तो उससे कॉटन के भावों पर कुछ फर्क पड़ेगा। ये मेरा विचार। ओके, तो અહીં આગળથી આ મત આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે કે એ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીની અંદર थोड़ी छूटની અહીં આગળથી માંગ થતી देखाई रही। गुलेया जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर कुछ किया जाना चाहिए, तो इम्पोर्ट ड्यूटी की जो छूट है उसके लिए कुछ जो पहले 30 सितंबर तक इम्पोर्ट में छूट है, क्या ये इससे कुछ फायदा हो सकता है अगर ये समय मर्यादा बढ़ा दी जाए, और कितना फायदा हो सकता है? यस, इससे बिल्कुल फायदा होगा अगर मर्यादा बढ़ा दी जाए, बिकॉज अगर आप लॉजिस्टिक्स चेन देखें आज, तो यूक्रेन वॉर के कारण पूरा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखा है। जो सामान पहले 1 से 2 महीने में आता था, अभी कंटेनर की प्रॉब्लम के कारण, शिपिंग की प्रॉब्लम के कारण 3 से 4 महीने लगे। तो जिन जिनर्स ने या स्पिनर्स ने कॉटन इंपोर्ट की थी और उसका सौदा किया था, वो जब तक यहाँ कॉटन पहुंचेगी उसमें 3 महीने लग जाएंगे। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी उठाई थी, उसके बाद स्पिनर ने अपना काम शुरू किया, और ये मेरा विचार है कि जून एंड और बिगिनिंग ऑफ जुलाई में ये कॉटन आना शुरू होगा। और अगर इसको सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करना है तो ये 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने लागू की। 30 सितंबर तक तो ये लॉजिस्टिक्स चेन अपनी पूरी ही नहीं होगी, जो सौदे किए हैं वो आएंगे ही नहीं। तो हमारा ये दरखास्त है गवर्नमेंट से सब स्पिनर्स का कि इस म्याद को बढ़ाया जाए, ताकि जो कॉटन में प्रेशर आया हुआ है वो थोड़ा रिलीज हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट का सीजन है वो अक्टूबर में जाके इंडिया का प्रॉपरली शुरू होता है। और अब की बार स्टॉक में भी ज्यादा कॉटन नहीं है, नहीं तो शुरू में जो 70 लाख बेल अपने पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होता था उससे इनिशियली काम चल जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा विचार है कि क्योंकि कॉटन की खपत पैदावार बहुत कम हुई है, उसके कारण वो जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी बहुत कम होगा। तो अनटिल एंड अनलेस ये म्याद बढ़ेगी, अगर ये नहीं बढ़ी तो इससे स्पिनर्स को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि दे मस्ट इंक्रीज दिस म्याद जो 30 सितंबर है उसको आगे तक बढ़ा। ओके, तो અહીં આગળથી ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીને લઈને સમય મર્યાદા વધારવાની માંગ થતી દેખાઈ રહી છે। गुलेया जी, इसके अलावा स्पिनिंग सेक्टर्स की तरफ से आपके कोई सुझाव सरकार को दिए गए हैं आपकी तरफ से? जो प्रेशर आया है अभी, वो सबसे पहली जो कड़ी होती है टेक्सटाइल चेन में, वैल्यू चेन में, सबसे पहले स्पिनर्स आते हैं। कॉटन जो रॉ मटेरियल है उसके भाव 110% बढ़ गए हैं, लेकिन यार्न के भाव उसके मुताबिक हैव नॉट केप्ट द पेस, उतने नहीं बढ़े हैं। तो हमारा ये 2-3 और सुझाव दिए थे हमने गवर्नमेंट को कि इन सुझावों के कारण कॉटन का जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल किया जाए और वापस स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए। उसमें एक तो एक्सपोर्ट का था, दूसरा जो इंपोर्ट कॉटन थी उसका, तीसरा हमारी अपील थी कि जो अभी स्पिनर्स के पास या जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके पास 80 से 90 दिन का स्टॉक तकरीबन होता है, जो मेरे विचार से 75 लाख के आसपास बेल का है।
और तकरीबन 40 से 45 लाख बेल हैं वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के पास, लाइक जिनर्स, अपनी CCI, इनके पास है। ये जो स्टॉक है जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक इस जो प्रेशर आया हुआ है कॉटन के ऊपर वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक और अपील था गवर्नमेंट से कि किसी तरह जो स्टॉक है उसको थोड़ा सा रिलीज किया जाए ताकि सप्लाई बढ़े और प्राइसेस थोड़े डाउन हो। एंड अगला सुझाव ये था कि सप्लाई चेन जो है उसको पास किया जाए। इंटरनेशनल मार्केट से अगर कॉटन लेनी है तो शिपिंग हैज टू बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। अगर शिपिंग अच्छा हो गया तो 15-20 दिन से 1 महीने का फर्क पड़ जाएगा जो कॉटन पहले अपने पास आ जाएगी। तो ये 3-4 जो सुझाव थे, अगर ये हमने दिए हैं, गवर्नमेंट ने माना है, उन्होंने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। पहली मीटिंग अभी 28 तारीख को होनी है और ये सुझाव देगी कॉटन के अभी के बारे में और अगले साल के लिए भी इसने सुझाव देना है, क्योंकि अपने देश में जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 12.5 1 करोड़ 25 लाख के आसपास हेक्टेयर के करीब अपने कॉटन की बुआई होती है और जो एवरेज यील्ड है वो अपने देश की बहुत कम है। 1 करोड़ 25 लाख में एवरेज यील्ड वर्ल्ड की देखी जाए तो 5 करोड़ बेल होनी चाहिए, लेकिन अपनी होती है तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख 40 लाख के करीब। तो हम उस एवरेज से बहुत ही डाउन है। तो एक तो अपने को कैसे यील्ड बढ़ानी है पर एकड़, वो ये कमेटी सुझाव देगी। और अब की बार हमारा ये भी अनुमान है कि जितने से कॉटन के प्राइस आगे बढ़े हैं, जो फार्मर्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक अपना सोयाबीन से कॉटन में आएंगे, गुजरात में अपने जो मूंगफली हैं उससे कॉटन में आएंगे। तो एकरेज भी बढ़ेगा आपकी बार। इन चीजों से ये जो कमेटी है ये इसके ऊपर फैसला लेगी और गवर्नमेंट को सुझाव देगी और इससे हमारा विचार है कि अगले सीजन में इससे कम प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर कम आएगा और कॉटन के प्राइसेस स्टेबल होंगे और इसी से फिर पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को फायदा होगा और तब जाके ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री। तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब लोग इसमें काम करते हैं और इसी के प्रेशर आगे आपने देखा होगा 3 दिन पहले तिरपुर में 5 लाख वर्कर्स थे वो स्ट्राइक चले गए। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीरियस, द इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल्सो सीरियस एंड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक CCI and CI are also. आई होप ये सब हमारे पास समय कम है इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बहुत ही महत्व का प्रश्न है आपके लिए मेरे पास, वो ये भी है कि HTBT कॉटन की अवैध खेती जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे कितना कितने ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, ये इसके ऊपर भी आपका थोड़ा क्विक व्यू लेना था। देखिए, HTBT कॉटन के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। अपना गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के नीचे GEAC ऑर्गेनाइजेशन है, उसने BT कॉटन को मंजूरी दे रखी है, वो हम उगा सकते हैं। लेकिन HTBT कॉटन है, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, उसको मंजूरी नहीं मिली और उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सुपर वीड पैदा होंगे जिसके कारण आसपास की जो फसल है वो खराब हो जाएगी और जमीन खराब, और दूसरा कुछ कैंसरस एलिमेंट का अंदेशा है। लेकिन WHO वर्ल्ड साइंटिस्ट इसके पक्ष में नहीं है, उन्होंने बोला है ऐसा कोई नहीं। इन दोनों चीजों को साइड में भी रखा जाए, अपने देश में HTBT बैन है, लेकिन फार्मर्स को क्या है, HTBT कॉटन उगाने से फायदा होता है। एक तो इसमें बीडिंग कम करनी पड़ती है, 2 विजिटें एक ही बार करनी पड़ती है, जिसके कारण एक किसान को 1 एकड़ के ऊपर 7,000 से 8,000 का पर ईयर फायदा होता है। और दूसरा, पैदावार भी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें वीड्स कम होते हैं। तो फार्मर ये चाहता है कि वो उगाए, लेकिन गवर्नमेंट का है तो अभी चोरी से ये काम हो रहा है। पिछले साल तकरीबन 30 लाख से लेके बढ़ के 70-75 लाख का अनुमान है पैकेज इशू हुए थे। और अब की बार क्योंकि कॉटन के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए फार्मर्स ज्यादा अपनी जमीन बढ़ाएंगे और इसी कारण उनका ये इंटरेस्ट होगा कि ये HTBT कॉटन उगाएं। लेकिन गवर्नमेंट को सख्त होना है, स्टेट को सख्त होना है और they have to be very strong not to let this kind of thing happen, because इससे पूरा जो स्मॉल सीड कंपनी है उनको बहुत फर्क पड़ेगा, लीगल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर ये आगे बढ़ेगी। जी गुलेरिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुपेश जी, आपने પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં અમારી સાથે ભાગ લીધો। આપ દોનો કા बहुत बहुत शुक्रिया। તો આ સાથે જ આ ખાસ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। મને પણ આપશો રજા।